हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है मित्रों? कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। अब मैं आप सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। एसएससी जी 2024 की ये क्वेश्चन सीरीज एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज आप सभी के लिए टर्न आउट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स और मस्त मस्त क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एक एक्सपीरियंस टीचर या आप सभी के लिए वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके ला सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और इसमें पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके पेपर के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो इस सीरीज को दिल से फॉलो करना है और सभी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट जरूर करना है जो भी आपको लगता है। तो आज इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास नंबर 1। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है दोस्तों ऋषभ अग्रवाल। आई एम करेंटली वर्किंग इन MES, Military Engineering Services, as a junior engineer, and also I have been selected in all of these exams. I have secured All India Rank 6 in Kendriya Vidyalaya exam. Other exams also I have cleared, MP PGCL and MP Sub Engineer. Okay, and also इन सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एट ऋषभ अग्रवाल डबली। इस पर आपको इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आप उनको पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करें फिर मशीन्स। ओके, लेट्स गो। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। एवरेज ईएमएफ पर टर्न, एवरेज ईएमएफ पर टर्न इन अ ट्रांसफार्मर कॉइल इज इक्वल टू, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर एवरेज ईएमएफ कितना होता है। तो देखिए भाई, आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहे, मेरे हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका आंसर 4F5M होता है। वोल्ट, वी मतलब वोल्ट है, ये है ना, वॉल्यूम नहीं है कि सर ईएमएफ के फॉर्मूले में वॉल्यूम का कब से मल्टीप्लीकेशन होने लगा। वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्ट इसकी यूनिट लिखी है। 4F5M ये एवरेज ईएमएफ होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एवरेज ईएमएफ पर टर्न कितना होता है, 4F मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, अगर आप आरएमएस ईएमएफ निकालना चाहते हो तो फॉर्म फैक्टर का यूज करके आरएमएस ईएमएफ भी निकाल सकते हो। तो आरएमएस ईएमएफ होता है 4.44F इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैक्सिमम फ्लक्स। ये ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, सबको पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डन, आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें बोल रहा है द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, जो लीकेज फ्लक्स है ट्रांसफार्मर में वो किस चीज पर डिपेंड करती है। तो देखिए, एक होता है मेन फ्लक्स, है ना, ट्रांसफार्मर के कोर में आता है। एक होता है लीकेज फ्लक्स जो कि लीक करता है। ठीक है ना, देखिए डायग्राम भी होगा, हाँ ये रहा डायग्राम। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये लीकेज फ्लक्स है और ये जो है ये मेन फ्लक्स है। तो जो ट्रांसफार्मर की कोर में चारों तरफ है वो मेन, और जो इधर उधर एयर में लीक कर रहा है वो लीकेज फ्लक्स। अब देखिए इस चार्ट को देखिए, जो मेन फ्लक्स है ना, ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे। जितना सप्लाई वोल्टेज आप लगाएंगे, इनपुट वोल्टेज, उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू में कांस्टेंट भी रहता है। ठीक, लेकिन जो लीकेज फ्लक्स है इसकी क्या कहानी है, ये करंट डिपेंडेंट फ्लक्स होता है और ये वेरिएबल होता है। मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जितना लोड आप डालोगे उतना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा ट्रांसफार्मर इनपुट से, उतना ही ज्यादा लीकेज फ्लक्स बनेगा। तो करंट डिपेंडेंट फ्लक्स है ये लीकेज फ्लक्स। ठीक है ना, ये वेरिएबल नेचर का है, जितना लोड वेरी करेगा उसी के हिसाब से ये भी वेरी करेगा। तो लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई, ये लोड करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लोड वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर रिएक्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके से। ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है ना। तो भाई बनता तो यहां भी है वैसे, मैं बना देता हूं चलो फटाफट। ये लोड आ गया होगा, ठीक है। तो देखो भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो है R1, ये है JXL1, ये है R2, ये JXL2। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है बेसिकली ये क्या चीज दिखा रहा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के लीकेज फ्लक्स को ही दिखा रहा है।
ठीक है, तो लीकेज रिएक्टेंस बेसिकली क्या चीज होती है? जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये लीकेज फ्लक्स पर ही डिपेंड करता है। जितना लीकेज फ्लक्स होगा उतनी इस रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और हर एक वायर, जैसे कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, तो कॉपर का रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, वो वाला रेजिस्टेंस ये R1 और R2 है। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। देखिए, बोल रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? इंक्रीजेस। वोल्टेज को क्या रखना है? कांस्टेंट या सेम। तो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो V बाय एफ का रेशियो है, क्या वो सेम है, फिक्स है, कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि वोल्टेज सेम कर दिया लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया है, तो रेशियो विल चेंज, तो ये नॉट कांस्टेंट है। अब क्या होता है, यहाँ पे केस बनते हैं अलग अलग। जैसे दो केस बनते हैं, आपके सामने दिख रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है, जब V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रहता है ना, उस केस में जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और जो एडी करंट लॉस है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है। लेकिन हमारे लिए तो क्या है, सेकंड केस वैलिड है अभी, जब V1 मतलब वोल्टेज अपन फ्रीक्वेंसी का रेशियो नॉट कांस्टेंट। उस केस में हिस्टैरिसीस लॉस इसके प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज के, और एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। आई बात समझ? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि वोल्टेज सेम है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है ना, हाँ। तो वोल्टेज सेम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। आप ही मुझे बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी डिनोमिनेटर वाली, तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज हो जाएगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और वोल्टेज चूंकि सेम है इसीलिए एडी करंट लॉस भी सेम रहेगा। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ये चार्ट याद रखना होगा ढंग से, ठीक है ना। तो हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज करेगा, एडी करंट लॉस सेम रहेगा। आंसर है डी, हिस्टैरिसीस लॉस विल डिक्रीज बट एडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को बताइए। ये आपको देख पा रहे होगे आप, रेजिस्टेंस रेफर करने वाला क्वेश्चन है ये तो काफी सिंपल है, लेकिन इसमें एक फर्क आ जाता है कि देखिए जो K है ये N2 अपॉन N1 का रेशियो होता है बेसिकली, ठीक है। K को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अगर ये चीज आपको पता है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग दिस एंड दिस इज दिस व्हेन रेफर टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी में कोई रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, हमें सेकेंडरी में रेफर करना है उसे, ठीक है। तो बेसिकली ये R1 है, इसको रेफर करके यहाँ पे R1 डैश ले जाना है, ये N1 है, ये N2 है, इसको यहाँ रेफर करके लेके गए, तो R1 डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इंटू जिस साइड रेफर करके ले जाते हैं वो वाला टर्म ऊपर आता है और ये वाला नीचे का होल स्क्वायर। तो बताइए K क्या है, खुद N2 बाय N1 है, तो N2 बाय N1 का मतलब K का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो R1 K स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 25, 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 हो। अंडरस्टूड? ओके। अब देखिए ये एक शानदार और बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जो एक केस पढ़ाया ना उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, जो हिस्टैरिसीस लॉस वाला केस पढ़ाया था। देखो 50 हर्ट्ज ऑपरेशन के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस मतलब जो 50 हर्ट्ज है उस पर हिस्टैरिसीस लॉस दे रखा है 200 और एडी करंट लॉस दे रखा है 100। आप लोग एक काम किया करो, आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको वीडियो को पहले पॉज किया करो इस जगह, और फिर आप लोग ट्राई किया करो। अगर आपसे नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखा करो, यही तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर पोल तो है नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास में यही सबसे बेस्ट है कि आप खुद से पहले ट्राई करें, जब नहीं बनता है तो सॉल्यूशन दिखे। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना तो अपनी अप्रोच लगाते हैं, अगर नहीं बनता है तो फिर जब मैं बताता हूँ तो वो ज्यादा क्लिक करता है, दिमाग में रह जाता है, लेकिन आप सिर्फ देखते देखते जाओगे, खुद से तैयार ट्राई नहीं करोगे पहले, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको आता भी है या नहीं, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करिए हर एक क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है, कोर लॉस 60 हर्ट्ज ऑपरेशन पे पूछ रहा है,
कोर लॉस पूछ रहा है, मतलब हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस दोनों का सम। अब देखिए भाई, क्या इसमें आपको कहीं पे ये बोल रखा है कि कहीं पर भी V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है या मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है? नहीं। तो हम इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट। अगर ये हमने अज्यूम किया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मेरे दोस्त ये हो गया कि हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, तो PH2 अपॉन PH1 बराबर F2 अपॉन F1। तो इस तरीके से जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो कितना आ जाएगा? 200 इंटू F2, 60 पर निकालना है अपॉन 50, तो 200 अपन 50 हो गया 4, ये 240 वॉट आ जाएगा। और एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है, तो P2 बराबर 100 इंटू 60 अपन 50 का होल स्क्वायर। 50 100 दो बार में गया, 2 से गया 25 बार में, ठीक है। 60 इंटू 60, ये 100 हो गया, 100 इंटू 25 4, और 36 36 120 और 144 वॉट आ जाएगा। 144 वॉट एडी करंट लॉस आ गया आपका। फिर कोर लॉस पूछ रहा है, तो कोर लॉस क्या होगा? हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट, तो 240 प्लस 144, मतलब 384 वॉट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया सी। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। अगर आपका भी आंसर यही आया तो वेरी गुड। चलो अब ये एक और न्यूमेरिकल है, इसे बताओ। देखो, ट्रांसफॉर्मर का कोर लॉस दे रखा है, कॉपर लॉस दे रखा है। व्हेन इट इज कैरिंग, ये कॉपर लॉस कब है? व्हेन इट इज कैरिंग 20% ओवरलोड करंट, ठीक है। द लोड एट विच दिस ट्रांसफॉर्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, कॉपर लॉस एट एनी लोड बराबर होता है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। आ गई बात समझ? ये रिलेशन अगर नहीं पता है तो बहुत गलत बात है भाई, आपके बेसिक्स कमजोर है, आपको ध्यान देना चाहिए। कॉपर लॉस बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो बोल रहा है कि व्हेन इट इज कैरिंग 20% ओवरलोड करंट, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 1.2, और कॉपर लॉस कितना दे रखा है आपको? 144 वॉट दे रखा है। तो 144 बराबर 1.2 का होल स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड, मतलब फुल लोड वाले हमें निकालने हैं, है ना। 120% लोड पर 144 वॉट है, तो फुल लोड वाले कितने आ जाएंगे? इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 100 वॉट। फुल लोड के कॉपर लॉस इतने आ गए। अब क्या पूछा है? अब उस बंदे ने हमसे पूछा है द लोड एट विच दिस ट्रांसफॉर्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कंडीशन होती है? एक्स बराबर होता है अंडर रूट के अंदर कोर लॉस या आयरन लॉस डिवाइड बाय फुल लोड कॉपर लॉस, है ना। एक्स की वैल्यू यही होती है। तो कोर लॉस हो गए 64 और ये हो गया 100, तो ये आ गया 64.64.8, मतलब 80%। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए 80% लोडिंग हमें ट्रांसफार्मर पर करनी पड़ेगी, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया भाई। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं लेके आया हूं, जिससे वाइड एक्सपोजर आपको मिले और एसएससी जेई के एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट वन ट्रांसफॉर्मर विल लिस्ट टू वोल्टेज रेशियो एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब ट्रांसफॉर्मर और उससे रिलेटेड वोल्टेज रेशियो को सिलेक्ट करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आप देख ही पा रहे हो, ए ऑप्शन में या तो 4 होगा या 2 होगा। तो पावर ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या है? मतलब हैवी वोल्टेज, तो ऑब्वियसली बात है केवी वाला वोल्टेज आना चाहिए, तो ए में तो 4 होगा, तो या तो ए और बी में से ऑप्शन होगा, ये गया। अब बी ऑप्शन में ऑलरेडी 2 हो गया, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में 220/240 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। सी और डी में, अब देखिए भाई, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या होता है? वो 1:1 ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है, उसका 1:1 रेशियो वाला होता है, मतलब वो 230/230 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो फिर इसका 3 हो जाएगा। बस सिंपल, तो 4 2 3 1 आंसर आ गया ए। क्लियर बात? एकदम। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भाई, मजा आ जाएगा। क्या बात है, रेगुलेशन पूछा आपसे, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव प्लस माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं।
अब प्लस फॉर लैग एंड माइनस फॉर लीड, माइनस फॉर लीड, है ना। चलिए ये भी क्लियर ही है। बोल रहा है परसेंटेज रेजिस्टेंस 2% है और रिएक्टेंस 4 है। पहले एक बार 0.8 लैग है, फिर 0.8 लीड है। तो जब 0.8 लैग होगा उस केस में 2% मतलब 2 इंटू कॉस फाई कितना हो जाएगा 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट मतलब 4 इंटू कॉस साइन फाई। अगर कॉस फाई 0.8 है तो साइन फाई कितना आएगा 0.6 आ जाएगा। और लैग के लिए प्लस लगा दिया तो 1.6 प्लस 2.4, 4% आ रहा है ये तो, है ना। 1.6 और 4×6 = 24, 2.4 कितना आ जाएगा ये 4%, ठीक है। चलिए और दूसरा वाला वोल्टेज रेगुलेशन, लीड के लिए बस माइनस हो जाएगा तो 1.6 माइनस 2.4 तो माइनस का 0.8%, है ना। ओके 4% एंड माइनस 0.8%, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 2022 वाले एसएससी जेईई के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलो आगे चलते हैं, इसको बताओ। देखो अब ये फिर से वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, लेकिन यहां पर आप पढ़िए, यहां पे आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया, अच्छे से पढ़िए। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5% एंड पावर फैक्टर इतना 0.9 लैगिंग, तो आएगा तो प्लस वाला केस। लेकिन यहां पर कॉपर लॉस दिया है और रिएक्टेंस ड्रॉप दिया है, तो जो रिएक्टेंस ड्रॉप परसेंटेज में होता है वो एक्चुअली में परसेंटेज रिएक्टेंस ही आप उसे मान सकते हो, ठीक है। थ्योरी में मैं इसे प्रूव भी करता हूं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ समझ लीजिए कि जो परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप होता है वही परसेंटेज रिएक्टेंस होता है, तो वो 5% है। एंड एक और बात, जो कॉपर लॉस होता है इन परसेंटेज, ये हमेशा बराबर होता है परसेंटेज रेजिस्टेंस के, समझ गए। तो बेसिकली परसेंटेज आर भी कितना दिया है आपको डायरेक्टली 1%। जो कॉपर लॉस की वैल्यू परसेंटेज में आती है वही परसेंटेज रेजिस्टेंस होता है, ठीक। थ्योरी आप अगर पढ़ेंगे तो इसको समझ भी पाएंगे, अगर आपको ये पता था तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो इसको समझ लीजिए, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। कॉपर लॉस दिया परसेंटेज में, परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया, एक ही बात है। तो बस अब तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लगाना चाहिए। एक और चीज, जो कॉस फाई है जब वो 0.9 हो तो साइन फाई कैसे कैलकुलेट करें, आप याद रख लीजिए डायरेक्टली 0.435 होता है, ठीक है। नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे, इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो देखो क्या है, परसेंटेज रेजिस्टेंस 1 इंटू कॉस फाई मतलब 0.9 प्लस परसेंटेज रिएक्टेंस 5 इंटू 0.435, ये साइन फाई की वैल्यू है। आप उसको सॉल्व करो मेरे भाई, ये 3.08% आई थिंक लगभग लगभग आ जाता है, चेक कर लेना। जहां तक मुझे लगता है 3.08% ही आता है ये, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया फंडा। चलो भाई आगे चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल, वाह भाई वाह गजब। A 4 kV transformer has iron loss of 200 watt and full load copper loss of 200 watt। 4 kV ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस है और फुल लोड कॉपर लॉस दिया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहां पर तो डायरेक्टली मैक्सिमम एफिशिएंसी ही पूछा है आपसे यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मतलब परसेंटेज लोडिंग इंटू केवीए रेटिंग कितना है डिवाइड बाय एक्स इंटू केवीए रेटिंग प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोर लॉस या आयरन लॉस। क्योंकि आप जानते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन पे कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस जो है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, तो इसीलिए कोर लॉस एक और फिर जो कॉपर लॉस है उसकी जगह भी कोर लॉस आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कोर लॉस। बस कर दो सॉल्व। तो देखो कोर लॉस है कितना 200 वॉट, इसको किलोवाट में लिख दीजिए तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 किलोवाट। तो केवी रेटिंग इंटू कॉस फाइव भी होता है, माफ कीजिए, इंटू कॉस फाइव, है ना। पावर फैक्टर का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो यूनिटी पावर फैक्टर परसेंटेज लोडिंग उसने कुछ दी नहीं है तो वो भी 1 ले लेंगे। 1 इंटू केवी रेटिंग 4 है इंटू 1 डिवाइड बाई ये 4 ही आ जाएगा प्लस 2 इंटू 0.2 आ जाएगा 0.4, और एफिशिएंसी निकालनी है तो इंटू 100 कर दीजिए, तो 4 अपॉन 4.4 इंटू 100, तो बेसिकली 1 अपॉन 1.1 है ना, इंटू 100
1000/11 आ जाएगा, 1/1 9.09, 90.9% आ जाएगा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/11 कितना होता है? 0.0909, इस तरीके से होता है। क्लियर है ना? तो 90.9% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी की वैल्यू। हाँ भाई, ये बता दो, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स अंडर लोड कंडीशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय। दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी निकालनी है, किससे निकालेंगे? टू आइडेंटिकल, तो एक ही टेस्ट में यूज होता है, दैट इज बैक टू बैक टेस्ट। अब इसका और क्या नाम है? हाँ, सम्पनर्स टेस्ट भी इसे ही कहते हैं। तो देखिए, सम्पनर्स टेस्ट, इसका एक और नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सम्पनर्स टेस्ट भी है, लोड टेस्ट भी कहते हैं, या बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हमें दो ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, टू आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या? एफिशिएंसी है ही, टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, और क्या पूछता है? मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इन ए ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कर सकता है, वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, सम्पनर्स में इट रिक्वायर्स टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर, जी हाँ, क्लियर है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है ना, ये वाली, ये दोनों देखो, ये वाली, ये जो प्राइमरी है, ये और ये दोनों ट्रांसफॉर्मर की, ये कैसे लगी हुई है? देखिए, एक लगा इधर, एक लगा इधर, ये पैरेलल में लगी हुई है, करंट डिवाइड होगा, तो प्राइमरीज पैरेलल में कनेक्ट होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट होती है फेज अपोजिशन या सीरीज अपोजिशन में। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रही सेकेंडरी वाइंडिंग, ये और ये फेज अपोजिशन, या इनकी डॉट पोलैरिटी आपस में सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की होती है, इसलिए फेज अपोजिशन लिखा है। ठीक है, चलो भाई, इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन को बताओ। Which of the following connection of transformer will give the highest secondary voltage? इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा सेकेंडरी में वोल्टेज देगा? कौन सा कनेक्शन है वो, बताइए? स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा। तो देखो भाई, चार ही कनेक्शन होते हैं, और ये जो चार्ट है, ये खतरनाक लेवल का चार्ट है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक काम और करता हूँ, यहाँ पे अपनी पोजीशन कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए, आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जो डेल्टा डेल्टा है, ये जो डेल्टा डेल्टा, इसमें लाइन वोल्टेज का रेशियो क्या रहता है? वी फेज 2/V फेज 1, N2/N1 ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई √3 वगैरह नहीं आता। स्टार स्टार में देखिए, इसमें भी कोई √3 वगैरह नहीं आता है, यहां पर भी ऐसा ही रेशियो है, यहां पर भी ऐसा ही रेशियो है। ठीक है, डेल्टा स्टार में अगर आप देखोगे, डेल्टा और स्टार, तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई होता है, और स्टार डेल्टा में देखोगे तो इसमें 1/√3 का मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा वैल्यू आपको किसमें दिख रही है? जिसमें √3 का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब डेल्टा स्टार में। तो यही वो कनेक्शन है जिसमें हमें क्या मिलता है भाई? सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलता है, डेल्टा प्राइमरी स्टार सेकेंडरी, सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या था? V फेज 2/V फेज 1, मतलब V लाइन 2/V लाइन 1 इक्वल टू √3 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेशियो, √3 टाइम्स N2/N1। आप अपनी कॉपी में वो वाला चार्ट उतार लीजिएगा। ठीक है, √3 टाइम्स आता है किस वाले में? बी ऑप्शन में। समझ गए ना? चलिए आगे। इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको चुटकियों में करना सिखा दूंगा। इसमें हमेशा ये पूछता है कि कौन सा कनेक्शन हम पैरेलल में कर सकते हैं, मतलब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगाने हैं, तो उनकी प्राइमरी सेकेंडरी का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, स्टार में या डेल्टा में? क्या 2 3 फेज ट्रांसफार्मर्स आर टू बी कनेक्टेड फॉर पैरेलल ऑपरेशन? कौन सा इम्पॉसिबल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज इम्पॉसिबल? इसको पहचानने का तरीका क्या पता है आपको? अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको गिनना है 3 स्टार या 3 डेल्टा मिल गया,
तो कनेक्शन इज इम्पॉसिबल। 3 स्टार और 3 डेल्टा मिल गया तो वो कनेक्शन इम्पॉसिबल है। चलिए चेक करते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है ना उसमें 2 स्टार है और 2 डेल्टा है। क्या पहले ऑप्शन में 3 स्टार या 3 डेल्टा मिले? नहीं, तो ये कनेक्शन पॉसिबल है। दूसरा देखिए डेल्टा स्टार डेल्टा डेल्टा, 3 डेल्टा मिल गए, मतलब ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आ गया बी। और आगे चलते हैं, यहां देखिए स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, मतलब 2 स्टार 2 डेल्टा दिए। यहाँ पे देखिए डेल्टा 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 डेल्टा, 4 दे रखे हैं, 3 तो नहीं दे रखे, ऑड नंबर तो नहीं है, इवन नंबर है। तो जहां पर भी 3 स्टार एक साथ दिख जाए या 3 डेल्टा एक साथ दिख जाए वो ऑप्शन इम्पॉसिबल है, वो कनेक्शन नहीं कर सकते। ये इसकी खतरनाक लेवल की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया इसका बी। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपको लॉजिक के तरीके से करना है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो। देखिए इसका लॉजिक क्या है कि जो फेजर ग्रुप 1 है इसमें क्या क्या आता है, डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार, आप इसको याद रखो, ठीक है। फेजर ग्रुप 2 जो है इसमें क्या आता है, डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा। तो बेसिकली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैन नॉट ऑपरेट टुगेदर इन पैरेलल। ग्रुप 1 के जो कनेक्शन है और ग्रुप 2 के जो कनेक्शन है ये एक साथ पैरेलल में ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब आप ट्रांसफॉर्मर 1 ले लिए डेल्टा डेल्टा और ट्रांसफॉर्मर 2 पैरेलल में लगाने के लिए ले लिए डेल्टा स्टार, क्या ये पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये 1 और 2 के साथ में कॉम्बिनेशन आप बिठा रहे हो, ये नहीं हो सकता। तो आप पीछे वाले ऑप्शंस में एक बार बैक जाइए और वहां पे चेक करिए, इस लॉजिक को लगाइए, क्या आंसर सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। ओके चलिए फिर कमेंट में बताइएगा, हाँ सर मैंने चेक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। आगे चले, ओके चलो इसको बताओ। टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। अब देखिए जल्दबाजी में यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे इंपेडेंस रिएक्टेंस को वो एक ही चीज समझ लेता है, ठीक है, और पर यूनिट वैल्यू को भी एक ही चीज, तो वो जल्दी जल्दी में यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस टिक कर देते हैं। तो जब भी 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगाते हो आप, तो वो लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, वो पर यूनिट इंपेडेंस के हिसाब से वैल्यू को शेयर करेंगे, लोड को शेयर करेंगे, मतलब कौन कितना पावर देगा कौन कितना पावर देगा। तो इसका सही आंसर क्या है, पर यूनिट इंपेडेंस। 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए लोड को शेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट इंपेडेंस, पर यूनिट इंपेडेंस के बेसिस पर शेयर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। अब देखो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, ये क्या है, ऑन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रांसफार्मर्स द परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी। मतलब अभी लेवल 1 था, ये लेवल 2 आ गया। पहले लेवल में क्या था, ये पूछा था कि पैरेलल में लोड को शेयर करना है तो किस पे डिपेंड करेगा, तो भैया पर यूनिट इंपेडेंस पे डिपेंड करेगा। इसमें पूछा है कि जो पर यूनिट इंपेडेंस है या परसेंटेज इंपेडेंस है वो किस तरीके का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया, फिर मैंने दूसरा ट्रांसफार्मर लिया, इसका पर यूनिट इंपेडेंस है जेड पर यूनिट ए और इसका पर यूनिट इंपेडेंस है जेड पर यूनिट बी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो पर यूनिट इंपेडेंसेस हैं ये कैसे होने चाहिए, ये सेम वैल्यू के होने चाहिए। तो परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी सेम फॉर पैरेलल ऑपरेशन, और पैरेलल ऑपरेशन जो Z पर यूनिट A है वो बराबर आना चाहिए Z पर यूनिट B के। क्लियर है, ओके। तो देखिए यहां पे ये कंडीशन भी लिखी हुई है मैंने, देखिए ये लिखा है द इम्पिडेंसेस जब इम्पिडेंस पर यूनिट में होते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो निकालनी आती है आपको, तो क्या हम उसके लिए कोई ना कोई बेस वैल्यू रखते हैं, है ना। पर यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। तो जब आप पर यूनिट वैल्यू निकालोगे ए की और पर यूनिट वैल्यू निकालोगे बी की, तो जो बेस वैल्यू लेनी है ना
वो अपनी अपनी ट्रांसफर की रेटिंग लेनी है, कॉमन रेटिंग नहीं लेनी कोई, ठीक है। द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ बोथ द ट्रांसफर्स ऑन इट्स ओन बेस रेटिंग मस्ट बी इक्वल। मतलब जो पर यूनिट वैल्यू निकालोगे वो उसके खुद की रेटिंग पर ही निकलनी चाहिए। ट्रांसफर ए की रेटिंग ट्रांसफर की उसके लिए बेस बनेगी और ट्रांसफर बी की रेटिंग उसके लिए बेस बनेगी, कोई कॉमन वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, सर के ऊपर से जा रहा है, तो आपको पर यूनिट वाला चैप्टर क्लियर नहीं है, आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि सर ये वाला टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बना दूंगा। अगर क्लियर है, समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पर यूनिट इंपेडेंस दोनों ट्रांसफार्मर का सेम होना चाहिए, बस, और ज्यादा झमेला नहीं। आगे चले, ओके। बताइए भाई, इस क्वेश्चन को बताइए। हाँ, एक और पैरेलल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। व्हेन देयर इज नो सेम वोल्टेज रेशियो व्हाइल कंडक्टिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, तो क्या प्रोड्यूस होगा। मतलब जो दोनों ट्रांसफार्मर है उनका वोल्टेज रेशियो सेम नहीं है। ट्रांसफार्मर ए का वोल्टेज रेशियो कुछ और है, ट्रांसफार्मर बी का कुछ और है, तो वोल्टेज की रेटिंग अलग अलग होगी दोनों की। तो इससे क्या पैदा हो जाएगा, इससे सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाएगी। कैसे, देखिए यहां पर आप देख सकते हो, ये है सर्कुलेटिंग करंट, है ना, ये जो है ये सर्कुलेटिंग करंट कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर ए जो है उसका प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज, और जो ट्रांसफार्मर बी है उसका प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों चीज बराबर नहीं है ना, तो सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी इसके बीच में, सर्कुलेटिंग करंट। और अगर ये दोनों बराबर होता, इक्वल होता, सेम पोलैरिटी के हो जाते, तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट नहीं आती, ठीक है ना। तो इसका आंसर सर्कुलेटिंग करंट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। क्या पता कितने लोगों ने भाई स्कॉट कनेक्शन पढ़ा हो, लेकिन ये क्वेश्चन काफी फेमस है। इसको अगर नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाइए कि इन स्कॉट कनेक्शन इफ द टर्न्स रेशियो मेन ट्रांसफार्मर का के है, तो टीजर ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो कितना होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो एक और इसका फेमस क्वेश्चन बनता है कि जो स्कॉट कनेक्शन होता है वो किस लिए यूज होता है, यूज किस लिए करते हैं उसे। तो स्कॉट कनेक्शन को हम लोग यूज करते हैं मेरे भाई थ्री फेज टू टू फेज कन्वर्जन के लिए। थ्री फेज को टू फेज में या टू को थ्री में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसका, कि जो पूछा गया है मेन ट्रांसफार्मर में टर्न्स रेशियो की है, तो स्कॉट ट्रांसफार्मर में सॉरी टीजर ट्रांसफार्मर में कितना टर्न्स रेशियो होगा। तो आप देखिए ये है मेन ट्रांसफार्मर आपका, ये वाला, ये मेन ट्रांसफार्मर है ये वाला, और ये वाला टीजर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये वाला टीजर ट्रांसफार्मर है। तो भाई देखिए जो टीजर ट्रांसफार्मर है ना, उसको बीच में से टैपिंग ली जा रही है, उसकी यहाँ पे बीच में से ली जा रही है। तो मेन ट्रांसफार्मर के अंदर जितने टर्न्स होंगे टीजर के अंदर हमेशा उससे कम होंगे। कितने होंगे, उससे कम। अब कितने होंगे वो आप देख लीजिए, √3/2 टाइम्स होंगे, √3/2। मतलब जितना टर्न्स मेन ट्रांसफार्मर का होगा उसका 0.866 टाइम्स टर्न्स टीजर ट्रांसफार्मर का होगा। इस तरीके से आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, इस क्वेश्चन को बताइए। टैपिंग्स आर नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर ओनली। ट्रांसफार्मर की कोर होती है, उस कोर के ऊपर जस्ट क्या होता है, एलवी, और उसके भी जस्ट ऊपर क्या होता है, एचवी। तो जो टैपिंग देते हैं वो एचवी पे देते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे। ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको पता होगा कि एलवी वाइंडिंग में लो वोल्टेज रहता है लेकिन हाई करंट रहता है, और एचवी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज रहेगा और लो करंट रहेगा। तो कम करंट है एचवी वाइंडिंग में, तो जब भी हम टैप चेंज करते हैं, एक टैप से दूसरे टैप में अगर स्विच को बदलते हैं, तो कम करंट होने की वजह से स्पार्किंग की कंडीशन कम रहती है। एक ये रीजन दिया जाता है कि एचवी वाइंडिंग पे हम टैपिंग करते हैं। ऑल्सो कोर के बाहर एलवी और एलवी के बाहर एचवी, मतलब सबसे बाहर कौन सी है, एचवी।
तो उसको एक्सेस करना, उस पर टैपिंग को लगाना और चेंज करना एक्सेसिबल, इजी है, वो भी एक रीजन है। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स भी होते हैं, तो हम बहुत सारे नंबर ऑफ अलग अलग वोल्टेजेस लेवल अचीव कर सकते हैं। तो इट हैज लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स, तो ज्यादा वोल्टेज अचीव कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंट लेवल के, लो करंट है और बाहर फिजिकली एक्सेसिबल है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए टैप चेंजर है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टैप चेंजर ऑलवेज कनेक्टेड टू एचवी साइड बिकॉज ऑफ लो करंट सो लेस स्पार्किंग अकर्स। ओके, अब इस क्वेश्चन को बताओ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त, आपके एसएससी जेईई में पूछा है। द पावर फैक्टर इज हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर। ये भगवान, अब ये कैसा क्वेश्चन है, टेस्ट के अंदर हम पावर फैक्टर कब से पढ़ने लगे। तो यार देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप ये तो पढ़ते ही हो ना, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर क्या रहता है, बहुत ही लो पावर फैक्टर रहता है, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट नो लोड पे होता है, कोई लोड नहीं है, ओपन सर्किट है, तो लो पावर फैक्टर रहता है कितना, लगभग 0.2 to 0.3 लैग रहता है। कितना पावर फैक्टर ओपन सर्किट टेस्ट में होता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के टाइम पे क्या रहता है ना, पावर फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 रहती है। तो पावर फैक्टर हाई किस में हुआ, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, समझ गए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है, अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बोल रहा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर वुड अकर व्हेन द टोटल लॉस इज। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में टोटल लॉस क्या होता है, मतलब वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस हो जाता है, तो टोटल लॉस होता है 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट लॉस या कोर लॉस, तो 2 इंटू 200 400 वॉट, ठीक है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, सी आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके बताइए, ये भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो एक बार पढ़ो। 2 केवीए 200 बाय 100 वोल्ट 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज डिजायर्ड टू बी यूज्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। मतलब 400 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर को हमें किस पे यूज करना है, 50 हर्ट्ज पे यूज करना है, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी इफ द फ्लक्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है मेरे भाई, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, V बाय एफ का रेशियो रहता है। अगर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब V बाय एफ का रेशियो भी कांस्टेंट है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। V1 बाय F1 बराबर V2 बाय F2। V1 कितना है भाई, 200 है ना, ये 200 है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 400। V2 हमें निकालना है, रिड्यूस्ड वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50, तो निकाल लो, 25 वोल्ट आंसर आएगा। आंसर इज बी। क्लियर है, चलिए क्लियर है ना आपको इतना। अरे भाई दिख रहा था या नहीं, ऊपर थी स्क्रीन तब से, सॉरी दिख रहा था ना, मैंने, मुझे लगा नीचे है स्क्रीन, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, अ 200 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 1 किलोवाट। तो आयरन लॉस कितना दे रखा है, 1 किलोवाट दे रखा है भाई आपको, और फुल लोड कॉपर लॉस कितना दे रखा है, 2 किलोवाट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लोड केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आपको करस्पॉन्डिंग केवीए रेटिंग निकालनी है, कितना होता है, जो पुरानी केवीए रेटिंग है अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। पुरानी केवीए रेटिंग कितनी है, 200 केवीए, अंडर रूट 1/2, तो 200 इंटू 0.707, ये कितना आ जाएगा, 141.4 केवीए। आंसर इज बी। क्लियर, चलिए बढ़िया भाई, एक एफिशिएंसी वगैरह और लॉस वाले क्वेश्चन तो आपको मैंने इतने सारे करा दिए, वोल्टेज रेगुलेशन वाला अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में म्यूचुअल कपलिंग को कौन सी चीज इंप्रूव करेगी,
प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, उन दोनों के बीच में क्या चीज होनी चाहिए? एक कोर होनी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में अगर कुछ भी नहीं होगा तो एयर रहेगा, तो रिलक्टेंस ज्यादा रहेगा। तो अगर बीच में कोर डाल देंगे सिलिकॉन स्टील की तो रिलक्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। तो लो रिलक्टेंस की मैग्नेटिक कोर होनी चाहिए, जिससे कि उस कोर में से, सिलिकॉन स्टील की कोर में से, स्टील की कोर में से हमारा फ्लक्स अच्छे से ट्रैवल कर सके बिना रिलक्टेंस के। विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग, ज्यादा पावर ट्रांसफर हो सकेगी। ठीक है, हाई रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर या लो रिलक्टेंस? ऑब्वियसली बात है लो रिलक्टेंस की होनी चाहिए। ये बताओ द पावर फैक्टर एट विच द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स। तो भाई ट्रांसफॉर्मर किस पावर फैक्टर में ऑपरेट करता है? तो ट्रांसफॉर्मर पे जो आप लोड लगाओगे, ट्रांसफॉर्मर पर जो आप लोड लगाओगे उस पर ऑपरेट करेगा, उस इसका पावर फैक्टर होगा, है ना। पावर फैक्टर किसका होता है? लोड का होता है। ट्रांसफॉर्मर का खुद का कोई पावर फैक्टर हम डिफाइन नहीं करते। ट्रांसफॉर्मर की तो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, फिर आप उस पर जिस तरीके का लोड डालोगे करंट भी वैसे ही ड्रॉ होगी। कैपेसिटर लोड डालोगे तो लीडिंग करंट ड्रॉ होगी, इंडक्टर लोड डालोगे तो लैगिंग करंट ड्रॉ होगी। तो पावर फैक्टर एट विच द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स इज डिपेंड्स अपॉन द लोड। लोड पर डिपेंड करता है, ट्रांसफॉर्मर का खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता। समझ गए? चलिए इसे बताइए। कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट 7/8 ऑफ फुल लोड इज 4900 वाट, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस। याद करो आज ही के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज कराई थी। वो क्वेश्चन था जिसमें 144 वॉट दिया था 120% ओवरलोड पे। तो वो क्या था? पीसीयू बराबर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस, है ना। अब यहाँ पे आपको 7/8 ऑफ फुल लोड पे 4900 वॉट दे रहा है, तो 4900 बराबर 7/8 का होल स्क्वायर इंटू पीसीयू एफ एल। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6400 वॉट। आंसर आ जाएगा बी। है सिंपल क्वेश्चन। चलिए, एसएससी जी के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करिए, मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस का मतलब भी समझ में आएगा और आपको चीजें क्लियर होंगी। आप इस सीरीज को बस लगातार फॉलो करते जाइए। आगे चलते चलते मैं आपके लिए अभी लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर आगे जाके स्टेटमेंट और थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस भी और ज्यादा इंक्लूड करूंगा। ठीक है, एंजॉय करिए बस आप इस वीडियोस को अच्छे से देखिए और शेयर करिए सबके साथ। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे ये दे भी रखा है, कॉपर लॉस बराबर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस होता है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो देखो, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज फेड विद अ रेटेड सप्लाई, ठीक है, एंड ऑपरेट्स एट नो लोड। इफ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज एयर कोर, एयर कोर है बीच में, ठीक है, then the waveform of steady state magnetizing current drawn from the supply would be a। अब देखो बीच में कोई कोर ही नहीं है, एयर कोर। एयर कोर का मतलब क्या हुआ? जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हवा में है। किसमें है? हवा में। तो इधर से ऐसे फ्लक्स ट्रांसफर होगा, म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। नो कोर, कोई कोर तो है नहीं, एयर कोर है, तो इसके अंदर कोई भी सैचुरेशन वगैरह भी नहीं आएगा। समझ गए? बेसिकली जो करंट ड्रॉ, कोई सैचुरेशन नहीं आएगा तो कोई हार्मोनिक्स भी नहीं होंगे। सैचुरेशन किसके अंदर आता है? कोर के अंदर आता है। बहुत ज्यादा सारे डाइपोल्स एक दूसरे के अलाइन हो जाते हैं तो ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेट हो जाती है, हम ऐसा बोलते हैं ना। इसमें कोई कोर नहीं है, कोई सैचुरेशन नहीं है, कोई हार्मोनिक्स नहीं है, तो जो फ्लक्स की वेवफॉर्म होगी और जो करंट की वेवफॉर्म होगी एयर कोर के केस में या नो कोर के केस में, वो दोनों सेम होगी, साइनसोइडल होंगी। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स मतलब फ्लक्स एंड ये मैग्नेटाइजिंग करंट का दोनों का वेवफॉर्म साइनसोइडल रहेगा। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, जब कोई भी कोर नहीं होगी तो दोनों की वेवफॉर्म साइनसोइडल होगी, तो करंट ड्रॉन विल बी प्योर साइनसोइडल वेव। समझ गए? ये देखिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ कोर। या तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर कह लीजिए या कह लीजिए कि कोई कोर नहीं है, तो कोई सैचुरेशन नहीं है, मतलब बीएच कर्व आपका लीनियर है। ये देखिए
लीनियर ग्राफ बन रहा है ये, है ना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म भी साइनसोइडल और फ्लक्स का वेवफॉर्म भी साइनसोइडल रहेगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, नो लोड करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर इज, अब देखिए साला कितना चालू है ना, हमें उसने कुछ बताया कि भाई कोर है कोर नहीं है ये है वो है, तो इसने कुछ भी मेंशन ही नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है और नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में हमेशा कोर होती ही होती है। तो इस केस में सैचुरेशन भी आएगा और जो नो लोड करंट होगी उसका वेवफॉर्म नॉन साइनसोइडल नेचर का होता है या पीकी नेचर का होता है। मैं आपको वेवफॉर्म भी अभी दिखाऊंगा, समझ गए। कहां गया, हाँ ये रहा, देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए बी वर्सेस एच कर्व नॉन लीनियर रहता है और इस केस में जो फ्लक्स रहता है मेरे दोस्त ये साइनसोइडल रहता है, लेकिन जो मैग्नेटाइजिंग करंट रहती है वो पीकी नेचर की रहती है, इसमें थर्ड हार्मोनिक इन्वॉल्व हो जाता है। वी गेट पीकी एक्साइटिंग करंट वेवफॉर्म, मैग्नेटाइजिंग करंट या नो लोड करंट कह लीजिए, पी की नेचर की बनती है। ठीक है, अब सर ये पी की नेचर की क्यों आती है, कैसे बनती है, ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो जितना थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जितनी बाउंडेशन है इस लेक्चर की मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं कि अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो करंट और फ्लक्स दोनों साइनसोइडल होंगे, और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो फ्लक्स साइनसोइडल होने के लिए करंट को पी की नेचर का होना पड़ेगा या नॉन साइनसोइडल होना पड़ेगा। समझ गए। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग फटाफट। 500 केवीए के लिए 200 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर है, 50 हर्ट्ज पर केवीए रेटिंग क्या हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि केवीए रेटिंग प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो 200 से 50 हर्ट्ज हुआ है तो केवीए रेटिंग सेकंड वाली विल बी 500 इंटू F2 मतलब 50 अपॉन 200 है ना, तो 125 केवीए रह जाएगा। ठीक है, डी। अब देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। इसमें आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे रखा है और आपको ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है और उसकी रेटिंग बतानी है कि भाई कितनी रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा। तो देखो भाई क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से, 20 केवीए 2000 बाय 200 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है व्हेन यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर विद कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 2000 वोल्ट इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। 2000 बाय 200 वोल्ट का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है यार, है ना। यहाँ पे एक वाइंडिंग 2000 की है, एक वाइंडिंग 200 की है। ठीक है, ये 2000 वोल्ट हो गया और ये 200 वोल्ट हो गया। समझ गए। अब बोल रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना जिसमें प्राइमरी 2000 का हो और आपको मैक्सिमम रेटिंग निकालनी की, मैक्सिमम कितनी रेटिंग का हो सकता है। ऐसे केस में हमेशा आपको स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। क्या बनाना है, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी कम सेकेंडरी ज्यादा वैल्यू का। तो देख लो आपने ये प्राइमरी वाइंडिंग बना दी 2000 की, क्योंकि प्राइमरी 2000 की लेनी है, और आपने इसके ऊपर 200 वोल्ट की वाइंडिंग रख दी। तो ये टोटल वोल्टेज कितना आ गया भाई बताओ। अगर ये 200 है तो ये टोटल वोल्टेज आ गया, ऑब्वियस बात है 2200 वोल्ट। अब ऑटो ट्रांसफर तो हमने बना लिया, अब हमें रेटिंग निकालनी है इसकी। वो कैसे निकालने, देखो या तो आप करंट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। आप क्या करो, एक चीज करो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई कि ये कि जो के होता है ना, ये एलवी लो वोल्टेज अपन हाई वोल्टेज का रेशियो होता है। फिर जो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग निकलती है वो होती है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो भी केवी रेटिंग है डिवाइड बाय 1 माइनस के। बस ये दोनों फॉर्मूले पता है तो काम आसान हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, एलवी अपॉन एच वी। एक वोल्टेज ये रहा, एक वोल्टेज ये रहा। एलवी कौन सा है इसमें से, 2000, और एच वी कितना है 2200, तो ये आ गया 10 अपॉन 11। तो ऑटो ट्रांसफर की रेटिंग क्या आ गई फिर, टू वाइंडिंग की कितनी है 20 केवी है डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अपॉन 11। काम खत्म। कितना आंसर आ गया 220 केवीए। बस ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल, ऑप्शन इज बी। है सिंपल। अब एक और मस्त सा क्वेश्चन कराता हूं आपको, ऑटो ट्रांसफर का मजा आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन एन ऑटो ट्रांसफर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज 210, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स है 140। चलो बना लेते हैं।
बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये जो टर्न्स है आपके पास 140 है और ये जो टर्न्स है 210 है, ठीक है, टोटल पूरे। चलिए बहुत बढ़िया। इफ द इनपुट करंट इज 60, ये वाली करंट 60 एम्पियर है, द करंट इन आउटपुट एंड इन कॉमन वाइंडिंग आर, तो आउटपुट की करंट निकालनी है आपको I2 और कॉमन वाइंडिंग, ये जो 140 की ये वाले बीच वाली कॉमन वाइंडिंग है, इसकी करंट निकालनी है। अब कैसे निकालें? तो देखो भाई सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा कि I2 अपॉन I1 बराबर N2 अपॉन N1 होता है ना? तो गधो इतना मारूंगा ना, I2 अपॉन I1 N2 अपॉन N1 नहीं होता है, I2 अपॉन I1 बराबर N1 बाय N2 होता है, उल्टा चलता है इसमें, समझ गए? चलिए अब I2 कितना है वो तो निकालना है, I1 कितना है 60, N1 कितना है 210 और N2 कितना है 140। तो ये कितना आ गया 3/2, ये 3, ये 2 से गया 30 बार में, तो I2 तो आ गया 90 एम्पियर। समझ गए? बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। ये 90 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पे 90 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 90 एम्पियर आ रहा है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 90 कब आ पाएगा? यहां से 60 आ रहा है, यहाँ पे 90 जा रहा है, तो वो कब आएगा? जब यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे 90 जा रहा है, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा? 30 एम्पियर आ रहा होगा, तभी तो आएगा। कॉमन वाइंडिंग में कितना करंट हो गया? 30, और आउटपुट करंट कितना हो गया? 90। तो करंट इन आउटपुट 90 एंड कॉमन में 30। आंसर इज सी। है खतरनाक क्वेश्चन, ये भी एसएससी में आया है, समझे? चाहिए वाला क्वेश्चन बताओ। सिलिकॉन कंटेंट इन आयरन लैमिनेशन इज केप्ट विद इन 5%। आयरन की लैमिनेशन में, आयरन में हम कोर में सिलिकॉन मिलाते हैं, 5% से कम ही मिलाते हैं, 3 से 5% तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सिलिकॉन मिलाने से कोर का मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब होता है कड़क। तो कोर जब ट्रांसपोर्ट में जाएगी, है ना, कोर को आप ले जाओगे ट्रक वगैरह में रख के, लोडिंग में रख के, तो वो चटक सकती है, एयर गैप आ सकता है, इसीलिए ज्यादा सिलिकॉन नहीं मिलाते, क्योंकि वो मटेरियल को ब्रिटल कर देता है। समझ गए? ब्रिटल मतलब कड़क। बहुत बढ़िया। हाँ, इसको बताइए। फॉर वेल्डिंग पर्पस द सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर शुड बी कैपेबल कैरिंग, मतलब जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए? अब आप मुझे बताइए, वेल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोड को जाके हम जो भी वेल्डिंग करना है, जिस मेटल को, जो दो मेटल्स को उस पर जाके टच कराते हैं, ठीक है, और वहां पे चिंगारी निकलती है, स्पार्किंग होती है खतरनाक लेवल की, और वो मेल्ट हो जाता है हीट होके। तो बेसिकली जब टच हम किसी चीज से करा रहे हैं तो हम शॉर्ट सर्किट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? लो, बहुत ही कम। कभी भी शॉर्ट सर्किट आ रहा है मतलब दो तार आपस में चिपक गए, तो कोई वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं रहा, पोटेंशियल जीरो हो गया। लो वोल्टेज एंड हाई करंट, बहुत ही ज्यादा करंट होता है, तभी तो हीट पैदा होगी। तो लो वोल्टेज एंड हाई करंट जैसी कंडीशन हमें चाहिए। मतलब कैसा ट्रांसफॉर्मर चाहिए हमें? स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन चाहिए, तभी तो कम वोल्टेज आएगा और करंट ज्यादा आएगी, है ना? चलिए अब इसको बताइए। अ डैश ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली माउंटेड ऑन अ पोल ऑफ प्लिंथ। कौन से ट्रांसफॉर्मर को हम खंबे पे रखते हैं, पोल पे रखते हैं? बताइए। पावर ट्रांसफर को? क्या पावर ट्रांसफर को, 5 MV के ट्रांसफर को आप पोल पे चढ़ा के रखोगे? नहीं। ऑब्वियस बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं 500 kV की रेटिंग तक या 250 kV की रेटिंग तक, उनको हम पोल पर रखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। इसको बताइए। एक तो स्क्वायर शेप की कोर हो गई ऐसी, और एक स्टेप्ड कोर हो गई, है ना? इस तरीके से हम बनाते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 स्टेप, ऊपर 1 स्टेप बन गया, चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये स्टेप्ड कोर है और ये स्क्वायर कोर है। अब स्टेप्ड कोर का क्या फायदा है? तो देखो ये रहे भाई फायदे। इसको हम क्रूसीफॉर्म कोर भी कहते हैं। क्या? स्टेप्ड कोर। इसमें क्या होता है, जब हम इसके अराउंड, इस ये कोर है, इस कोर के अराउंड जब हम वाइंडिंग लपेटते हैं
तो जो सर्कल बनता है उसका डायमीटर छोटा होता है, तो डायमीटर कम है तो जो कॉपर लगेगा वो भी कम लगेगा, तो कॉपर लॉस कम हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉपर, जो कॉपर का मटेरियल है वो कम लगेगा, कॉपर लॉस कम हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टेप्ड कोर का, ठीक है। और इंसुलेशन जो है वो भी उसके ऊपर लपेटेंगे, वो भी कम लगेगा। तो मेनली किस लिए यूज करते हैं इसको? टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कॉपर, कॉपर की वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, इस क्वेश्चन को बताइए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वोल्टेज रेगुलेशन दो तरीके का होता है, एक लैगिंग, मतलब लैगिंग के केस में आता है और लीडिंग के केस में आता है। लैगिंग के केस में पॉजिटिव रहता है, लीडिंग के केस में ज्यादातर जीरो या नेगेटिव रहता है। तो क्या रहेगा? लीडिंग। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी अचीव्ड एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अब ये मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके आया हूं भाई। देखो, आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक पहले, है ना। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो एंगल है, लोड का पावर फैक्टर एंगल और ट्रांसफॉर्मर की इंपेडेंस का एंगल, वो क्या है? दोनों बराबर होने चाहिए, फाई बराबर थीटा। ये लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है। फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इन दोनों का सम बराबर 90 डिग्री होना चाहिए और ये लीडिंग पावर फैक्टर पर आता है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पे आएगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पे आएगा, जो कि क्वेश्चन था। ये इसका ग्राफ भी है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। देखो, लैगिंग पावर फैक्टर इधर की साइड है तो ग्राफ पॉजिटिव है, इधर की तरफ ऐसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना। और फिर लीडिंग पावर फैक्टर इधर है तो ग्राफ में देखो नेगेटिव में जा रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या जा रही है? नेगेटिव, नीचे जा रही है। और जीरो कहां है? इस जगह। तो वो किस जगह है? लीडिंग पावर फैक्टर पर ही तो आ रहा है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पर ही जीरो भी रहता है। इसको बताइए, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ। ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है वो कैसा होना चाहिए? कम विस्कोसिटी का, लो बीडीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज, कम ब्रेक डाउन वोल्टेज होनी चाहिए उसकी, कम रेटिंग होनी चाहिए। लो रेजिस्टिविटी का होना चाहिए, मतलब हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या ऑयल कंडक्ट करना चाहिए? जी नहीं, उसे हम इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। हाई विस्कोसिटी या लो विस्कोसिटी, इन्हीं दोनों में से आपको चूज करना है। ब्रेकडाउन वोल्टेज भी उसका हाई होना चाहिए, जल्दी से ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए हमारा ऑयल, उसमें आग जल्दी नहीं लगनी चाहिए, है ना। ऑब्वियसली बात है, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए भाई ऑयल की। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। तो बहुत ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। देखो, ये रही प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर ऑयल, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कितनी केवी पर एमएम? इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे ऑप्शंस में कि कितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जितने कमेंट आएंगे आंसर्स के, मैं समझूंगा उतने बच्चों ने यहां तक वीडियो देखी है और इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना है। तो कितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये आप इसमें बताओगे। लो विस्कोसिटी देखी होनी चाहिए, ऑयल प्योर होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस। फ्लैश पॉइंट मतलब जब ट्रांसफार्मर के अंदर हीट रिलीज होती है तो गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस तक उसके अंदर आग नहीं लगनी चाहिए, ऑयल के अंदर। इतना फ्लैश पॉइंट उसका होना चाहिए, ठीक है। 140 से ऊपर अगर तापमान गया तब जाके ऑयल में आग लग सकती है, लेकिन उससे नीचे वाले तापमान पर आग नहीं लगनी चाहिए। वॉलेटिलिटी लो होनी चाहिए, है ना, वो जल्दी वॉलेटाइल नेचर का नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होना चाहिए, और पोर पॉइंट भी उसका कम होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, फॉर प्रिवेंटिंग स्लजिंग, स्लजिंग क्या होता है? गुठली बनना, ऑयल में इंप्यूरिटीज है बेसिकली, ऑक्सीडेशन होना एक तरीके से ट्रांसफर ऑयल का, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। केमिकल्स कॉल्ड डैश आर एडेड इन ट्रांसफर ऑयल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनहिबिटर्स ऐड करते हैं, क्या बोलते हैं इनको? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स को ऐड किया जाता है ट्रांसफर के ऑयल में स्लजिंग से बचाने के लिए। हे भगवान, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ही लो आपको पिछली साइड में बता दिया। इसमें आप पूछ रहा है स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से होता है स्लज फॉर्मेशन? तो आप ही बता दो। ऑक्सीडेशन की वजह से। ट्रांसफार्मर ऑयल अगर एयर से मीट कर गया तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी वजह से उसमें स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कीचड़ जैसा कुछ बन जाता है। बस आप सर्च कर सकते गूगल पे, बहुत ही अजीब टाइप का देखते हैं कीचड़,
जैसे आप ग्रीस होती है ना, ग्रीस जब बहुत बेकार हो जाती है तो उसमें कीचड़ जैसा बन जाता है, वैसे ये ऑयल भी हो जाता है। ये क्वेश्चन और है, बताइए, ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2022 के अंदर पूछा गया था भाई। द इंसुलेटिंग ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, मतलब जो हम ऑयल को बनाते हैं वो किसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनाते हैं, कौन से प्रोडक्ट का यूज करते हैं? एनिमल ऑयल? जी नहीं। वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं? जी नहीं। एनिमल ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल? जी नहीं। हम पेट्रोलियम से बनाते हैं। पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड प्रोसेस के थ्रू गुजार के हम मिनरल ऑयल तैयार करते हैं। क्या करते हैं? इंसुलेटिंग ऑयल। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा ये ऑयल यूज होता है? मिनरल ऑयल, है ना। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है पार्ले येलो कलर का। पार्ले येलो, आपने वो देखा है पार्ले जी? पार्ले जी ऑब्वियसली बात है हर किसी ने बचपन में खाया होगा। तो पार्ले जी पैकेट का जो कलर होता है उसी के नाम से इसका रख दिया है पार्ले येलो कलर। ठीक है, चलिए ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, ये ऑयल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? गुड। अब देखिए, इफ इन अ सिंगल फेज 250 बाय 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर, इफ ईएमएफ पर टर्न इज 8 वोल्ट, ईएमएफ पर टर्न मतलब एक टर्न में 8 वोल्ट का ईएमएफ है, लो वोल्टेज वाइंडिंग की करंट दे रखा है, डिटरमाइन द एलवी एंड एचवी साइड टर्न्स। ये काफी चलन में है आजकल ये वाला क्वेश्चन। आपको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज साइड के टर्न्स निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, ईएमएफ अपॉन टर्न का रेशियो कांस्टेंट रहता है भाई। अगर मैं लो वोल्टेज की बात करूं तो ईएमएफ लो वोल्टेज वाला अपॉन टर्न्स एलवी वाले बराबर 8। ईएमएफ लो वोल्टेज का कितना है? 8, 250 है। तो एन एलवी कितना आ गया? 250 अपॉन 8। 240 होता, 30 होता, 30 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 32 ले लो, तो ये 32 के लगभग आ गया नियरली। और दूसरा एचवी में निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन एचवी बराबर 3000 अपॉन 8। तो ये कितना आ जाएगा? 32 और 375। ठीक है, 32 375, 32 375, 32 375। क्या बात है भाई, इतने सारे ऑप्शन सेम दे रखे हैं, लगभग लगभग 375 हो गया। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब पावर रेटिंग दे रखा है, पावर रेटिंग कितना होगा इस ट्रांसफॉर्मर का? बहुत ही सिंपल है। देखिए, केवीए रेटिंग आपसे पूछ रहा है। केवीए रेटिंग कैसे निकालनी है? केवीए रेटिंग निकालने के लिए आप दो चीज कर सकते हैं, या तो वोल्टेज एलवी का इंटू करंट एलवी की, और आप वोल्टेज एचवी का कर सकते हो इंटू करंट एचवी की कर सकते हो। बस हो गया, वोल्टेज इंटू करंट की रेटिंग ही तो है। तो आपको एलवी की करंट दे रखा है तो एलवी का वोल्टेज भी ले लीजिए। एलवी का वोल्टेज कितना है? 250, और करंट कितनी है? 400। तो 25 चौक 100, और 100 केवी है। 100 केवी आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? ए ऑप्शन आ गया। क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द नेट कॉपर लॉस एट फुल लोड ऑफ अ वन फेज ट्रांसफार्मर इज पीसीयू, नेट कॉपर लॉस एट फुल लोड मतलब फुल लोड के कॉपर लॉस पीसीयू है, तो व्हाट विल बी द कॉपर लॉस ऑफ द सेम ट्रांसफार्मर 25% ऑफ फुल लोड। मैंने आपको क्या बताया है? कॉपर लॉस एट एनी लोड बराबर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो यहां पे बोल रहा है 25%, मतलब 1/4 इंटू, मतलब 1/4 का स्क्वायर पीसीयू एफ एल। तो कितना आ जाएगा? 1/16 टाइम्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, 25% है ना, तो उसका स्क्वायर कर देना है। 1/4 का स्क्वायर 1/16। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2022 के एसएससी में आया था। एडिशन ऑफ ए स्मॉल परसेंट ऑफ सिलिकॉन, लगभग 3%, टू आयरन विल इंक्रीज द डैश बाय दैट डैश विल बी रिड्यूस्ड। बताओ भाई, सिलिकॉन को ऐड करने से क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगी कभी, या एडी करंट लॉस डायरेक्टली बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होगा भाई। सिलिकॉन को ऐड करने से आयरन के अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और उसकी वजह से क्या होगा? रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए, ये भी एक ऑटो ट्रांसफर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली। तो ऑटो ट्रांसफर के अंदर पता है क्या होता है? दो पावर ट्रांसफर होती है, आपको पता ही होगा, इंडक्टिवली और कंडक्टिवली, है ना। ये मान लीजिए V1 है और ये मान लीजिए V2 है।
तो जो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होती है वो होती है 1 माइनस के टाइम्स ऑफ ऑटो ट्रांसफर की केवी रेटिंग, और जो कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होती है वो होती है के टाइम्स ऑफ ऑटो ट्रांसफर की पावर रेटिंग। के क्या होता है मैंने हमेशा आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एलवी अपन एचवी का रेशियो होता है। यहाँ पर V1 बड़ा है V2 से, तो एलवी क्या है V2 और एचवी क्या है V1। तो बस इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको, 1 माइनस के, मतलब 1 माइनस V2 बाय V1। सो बेसिकली V1 माइनस V2 अपॉन V1। कितना आंसर आ गया, डी। क्लियर है, और कंडक्टिवली पूछता तो सिर्फ V2 अपॉन V1 आ जाता। एक ये और एक ये। इंडक्टिवली में थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, इसीलिए वो पूछा है ना। ये ऑटो ट्रांसफर है, इसमें इंडक्टिव प्रोसेस से और कंडक्टिव प्रोसेस से पावर ट्रांसफर होते हैं। टू वाइंडिंग में सिर्फ इंडक्टिव से, और ऑटो ट्रांसफर में इंडक्शन और कंडक्शन दोनों से। चलो ये क्या क्वेश्चन है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल। शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप जानते ही होंगे, किस लिए करते हैं भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सर कॉपर लॉस निकालने के लिए किया जाता है। तो उस केस में हम आयरन लॉस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बिल्कुल भी आयरन लॉस नहीं हो रहे। ऐसा क्यों करते हैं, याद है कुछ, देखो यार ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ना उसमें हम, अच्छा सर क्वेश्चन तो शॉर्ट सर्किट का है तो पहले ओपन सुन लो। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और नो लोड रहता है, तो करंट तो रेटेड नहीं रहती, वोल्टेज रेटेड रहता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ना हम लोग रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं भाई। कितना अप्लाई करते हैं वोल्टेज, 5 to 8% ऑफ रेटेड, और करंट रेटेड रहती है। करंट मैक्सिमम वैल्यू रहती है, रेटेड वैल्यू रहती है, लेकिन वोल्टेज कम अप्लाई करते हैं, बहुत ही कम शॉर्ट सर्किट के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट सर्किट मतलब बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए, है ना। अब फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है आपका, वोल्टेज अपन फ्रीक्वेंसी के रेशियो पे। अगर ये रिड्यूस कर दिया तो जो फ्लक्स है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और फ्लक्स के कारण ही कोर लॉस आता है या आयरन लॉस आता है। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं भाई कि हमारा जो कोर लॉस है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि फ्लक्स भी बहुत कम है। पढ़ लो कोई सा भी ऑप्शन क्या है, देखो ये दे रखा है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एचवी साइड इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज एंड सो इट्स फ्लक्स। इसी वजह से आयरन लॉस नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, काफी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप अपने नोट पॉइंट में भी डाल सकते हो। अच्छा चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए, द लोड कैरिड बाय वीवी कनेक्शन इज, ये तो सबको ही पता रहेगा, वीवी कनेक्शन में कितना लोड होता है, लगभग 1/√3 टाइम्स रहता है, मतलब 57.7% ऑफ दी ओरिजिनल लोड। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये प्रूव भी किया हुआ है, केवीए रेटिंग जो वीवी कनेक्शन की है वो 1/√3 टाइम्स रहती है केवीए रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, जो कि 0.577 रहता है। ठीक, चलिए बढ़िया। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और करते हैं, और इसका आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट, on which of the following parameters the eddy current in a material does not depend, एडी करंट लॉस जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला याद है एडी करंट लॉस का, याद है, चलो देख लो, इधर रिवाइज करा देता हूं। देखो हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ना वो क्या होता है, के एच, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो के एच इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर, ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस। और एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है माफ कीजिएगा, के इंटू बी एम स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, थिकनेस स्क्वायर, समझ गए, ये होता है एडी करंट लॉस। पूछ रहा है एडी करंट लॉस का, एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जी हाँ, फ्रीक्वेंसी पे, जी हाँ, ससेप्टिबिलिटी पे नहीं, वॉल्यूम पे, हाँ इसमें वॉल्यूम भी आ जाएगा, है ना, वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी पे एडी करंट लॉस डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, चलो भाई याद रखेंगे इसको, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, कि ये हिस्टेरेसिस का, ये एडी करंट का।
अब ये देखिए क्वेश्चन, ये 2018 के एसएससी जेईई में आया था। एडी करंट लॉस का न्यूमेरिकल है। बेसिकली जो हमने फॉर्मूला लिखा ना, उसी की सारी वैल्यूज दे रखी है, बस आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। बहुत ही सिंपल है। क्या पढ़ा था? के बी एम स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, थिकनेस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इसमें जो जो दे रखा है वो रख दो। डिटरमाइन द एडी करंट लॉस इन व्हाट इन ए मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट ऑफ 1, ये 1 दे रखा है। थिकनेस ऑफ 0.02 होल स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर 1 दे रखी है। कैबिनेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 2 टेस्ला, ये 2 दे रखा है। एंड फ्रीक्वेंसी 50, तो 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, 50 50 2500, 4 इंटू 50 50 25 इंटू 100 इंटू 0.02 इंटू 0.02, तो कितना आ जाएगा? 25 चौक 100, 100 से ही आ जाएगा 4 वोट आ जाएगा भाई। कितना आंसर आ जाएगा? 4 वोट। देखिए क्या मस्त क्वेश्चन दे रखा है, सीधे के सीधे परस के दिया है, आपको बस खाना है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बताइए इसका आंसर। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, बीएम स्क्वायर नहीं आता है। बीएम की बार 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम, या बीएम स्क्वायर नहीं, ये नहीं आता है। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये बहुत ही बड़ा लंबा ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर खत्म होता है। आपने बोला कि सर थोड़ा लंबा लेक्चर लाइए, ज्यादा क्वेश्चंस लाइए। अब चूंकि ये मशीन सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं चाह रहा था कि एक ही लेक्चर में आपके ट्रांसफॉर्मर के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दूं। मैक्सिमम हमने रिवीजन कर लिया ट्रांसफॉर्मर का। हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर, हमने हार्मोनिक्स वाला, नो लोड करंट वाला कॉन्सेप्ट, और जो बेसिक ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट है सारे, और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, सारे पोर्शंस कवर कर लिए ट्रांसफॉर्मर के। इन सभी क्वेश्चंस के बाद मैं श्योरिटी देता हूं, आपको ये फीलिंग आ गई होगी कि हाँ भाई, इससे बेहतर ट्रांसफॉर्मर का रिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स में एनरोल करना है, इस कोर्स के अंदर क्या है दोस्तों, इस कोर्स के अंदर इन सभी कॉन्सेप्ट को कवर करने वाली थ्योरी को मैंने कवर कराया है। मात्र 35 टू 40 लेक्चर से 35 से 40 लेक्चर के अंदर भाई मैंने सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करवाया है। फिर उसके बाद और भी एडिशनल लेक्चर्स हैं उनके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज का लेक्चर है, ये कोर्स है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इंजीनियरिंग इनोवेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज के क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। कैसा लगा भाई? बहुत मेहनत लगती है ऐसे लेक्चर को प्रिपेयर करने में। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस लेवल पे आप लोग के लिए काम किया जा रहा है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कैसा आपने सीखा, क्या क्या सीखा। और अगला टॉपिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ही रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन अब चलेगा कुछ दिन, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलता हूं। बहुत बड़ा लेक्चर था। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, ऐसा मेरी आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।